आज के इस वीडियो के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सिविल जज 2022 का जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था उसके प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करेंगे और सॉल्व आयोग के आंसर की के अनुसार किया जाएगा कि आयोग के द्वारा जो आंसर की दिया गया है उसके अकॉर्डिंग होगा, क्योंकि इस पेपर को सॉल्व करना आगामी एग्ज़ाम 2023 का जो छत्तीसगढ़ का सिविल जज का एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि 15 से 20 क्वेश्चन यहाँ से रिपीट किए जा सकते हैं। यदि आप छत्तीसगढ़ सिविल जज 2023 का फॉर्म फिलअप किए हुए हैं तो आपको इस वीडियो को इग्नोर नहीं करना चाहिए। आप इस वीडियो को स्किप किए बिना पूरा वीडियो देखें, क्योंकि यहाँ से 15 से 20 क्वेश्चन रिपीट किए जा सकते हैं। आइए क्वेश्चन 1 से शुरुआत करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के अंतर्गत पद्म करार अर्थात बाजी करार यह शून्य माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के अंतर्गत एक अभिकरण एजेंसी समाप्त हो जाती है जब, कब एजेंसी समाप्त होगी? जब स्वामी द्वारा अपना अधिकार वापस ले लिया जाता है, स्वामी या अभिकर्ता में से किसी एक की मृत्यु हो जाती है, स्वामी दिवालिया हो जाता है। उपरोक्त सभी दशाओं में अर्थात ऑप्शन डी इसका सही है। ये तीनों ऑप्शन सही हैं। सभी दशाओं में एजेंसी को समाप्त किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का जो क्वेश्चन दिया गया था बहुत लॉन्ग क्वेश्चन दिया गया था। यह क्वेश्चन एक पेज में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया, 2 ही क्वेश्चन एक पेज में आ सके हैं, इतने क्वेश्चन को लंबे साइज में दिया गया। आइए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ए बी के साथ संविदा करता है, इस संविदा में बी कपट का दोषी है। ए अब क्या कर सकता है? तो ए अब ऑप्शन इसका सी सही है। ए अब संविदा का विखंडन कर सकता है और मुआवजा प्राप्त कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 को परिभाषित करता है, तो धारा 2H के अंतर्गत संविदा को परिभाषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। संविदा की न्यायिक अवधारणा में शामिल है, तो जो संविदा की न्यायिक अवधारणा में शामिल है यह सहमति और बाध्यता शामिल है। जैसा कि यह आयोग के द्वारा जो आंसर माना गया है उसी आंसर को आपको बताया जा रहा है इस वीडियो के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक वैध संविदा का आवश्यक घटक है? तो आवश्यक घटक पक्षकारों की सक्षमता तथा अनुबंध की शक्ति एक आवश्यक घटक होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, टेलीफोन के माध्यम से प्रतिग्रहण स्वीकृति की संसूचना संपूर्ण मानी जाती है जब प्रतिग्रहण प्रतिस्थापनकर्ता के अर्थात प्रस्थापक के ज्ञान में आ जाती है, तब कोई भी संसूचना संपूर्ण मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, विप्रकृति को छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत किस धारा में परिभाषित किया गया है? तो धारा 2(5) के अंतर्गत छत्तीसगढ़ विप्रकृति को परिभाषित किया गया है। जैसा कि इस चैनल पर आपको छत्तीसगढ़ रेवेन्यू के जितने ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, रेवेन्यू हो गया, आबकारी अधिनियम हो गया, रेंट कंट्रोल हो गया, जो भी लोकल लॉ है सारे
लोकल लॉ के आपको यहाँ से इस वीडियो मतलब इस चैनल के माध्यम से सारे के सारे MCQ आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे एग्ज़ाम से पहले। अगर आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़कर चैनल का मेंबर बन जाएं, जिससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से प्राप्त हो जाए। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, मादक द्रव्यों के आयात निर्यात या परिवहन के लिए पास द्वारा मंजूर कर सकेंगे या पास द्वारा मंजूर किए जा सकेंगे। तो पास किसके द्वारा किया जाएगा? तो जो पास दिया जाएगा यह कलेक्टर के द्वारा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लोक शांति के लिए दुकानों को बंद किए जाने संबंधी प्रावधान किस धारा में है? तो लोक शांति के लिए दुकानों को बंद किए जाने संबंधी प्रावधान धारा 24 के अंतर्गत दिया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, डिस्टिलरियों और भंडागारों की स्थापना या अनुज्ञापन हेतु मंजूरी देने के लिए कौन प्राधिकृत अधिकारी है? तो प्राधिकृत अधिकारी के अंतर्गत आबकारी आयुक्त है। अगला क्वेश्चन है, कैंटोनमेंट क्षेत्र में मदिरा बिक्री हेतु लाइसेंस देने के लिए किसकी पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है? तो यह होती है कमांडिंग ऑफिसर की। अगला क्वेश्चन है, अनुज्ञप्ति के प्रारूप और शर्तों से संबंधित प्रावधान किस धारा में है? तो अनुज्ञप्ति से संबंधित शर्त का प्रारूप धारा 28 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के अंतर्गत मंजूर की गई अनुज्ञप्ति का कोई भी धारक अपनी अनुज्ञप्ति का अभ्यर्पण को कर सकता है, तो वह इसका अभ्यर्पण कलेक्टर को कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, अस्थावर संपत्ति को रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 के अंतर्गत परिभाषित किया गया। तो यह धारा 26 में अस्थावर संपत्ति को परिभाषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा 16A को जोड़ा गया, तो इसे 2001 में जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन है, रजिस्ट्रीकर्ता ऑफिसर द्वारा रजिस्ट्रीकरण के पूर्व जांच से संबंधित प्रावधान किस धारा में है? तो यह धारा 34 के अंतर्गत है। अगला क्वेश्चन है, जब किसी जिले के रजिस्ट्रार का पद अस्थायी रूप से रिक्त हो तो रिक्ति भरने तक किसी व्यक्ति को रजिस्ट्रार नियुक्त करने का अधिकार है। तो रजिस्ट्रेशन महानिरीक्षक को यह अधिकार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस दस्तावेज को किसी भी समय उपस्थापित या निक्षिप्त किया जा सकता है? वसीयत को। अगला क्वेश्चन है, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के में निष्पादी और साक्षियों की उपसंजाति प्रवर्तित कराने संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। तो यह भाग 7 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, विलंब से परिवाद प्रस्तुत करने पर विलंब माफ़ करने का प्रावधान किस धारा में है? तो धारा 142 में विलंब को माफ़ करने का प्रावधान दिया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, परक्राम लिखत अधिनियम 1881 की धारा 31 के अंतर्गत ऊपर वाल का दायित्व
के प्रति होगा, तो ऊपर वाल का दायित्व लेखी वाल के प्रति होता है। अगला क्वेश्चन है, शोध्य राशि के भाग के लिए पृष्ठांकन संबंधी प्रावधान किस धारा में है? तो यह धारा 56 में है। अगला क्वेश्चन है, आदेश अनुसार देय वचन पत्र, विनिमय पत्र या चेक धारक द्वारा परिक्रमित होता है पृष्ठांकन और परिदान। अगला क्वेश्चन है, खोए हुए विनिमय पत्र की दूसरी प्रति पाने का धारक का अधिकार वर्णित है, तो धारा 45A के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी उपधारणा परक्राम लिखत अधिनियम की धारा 118 में दी गई है? तो 118 में जो उपधारणा की बात की गई है, प्रतिफल, दिनांक, स्वीकार करने की समय, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, न्यायालय शब्द आईपीसी की किस धारा के अंतर्गत परिभाषित है? तो न्यायालय को धारा 20 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वाद द्विविवाह से संबंधित नहीं है? जैसा कि आर बनाम टाल्सन, आर बनाम वीट एंड स्टोइक, आर बनाम डोलमैन, ये सब बाइगेमी से संबंधित है, जबकि स्टेट ऑफ यूपी बनाम प्रेमी ये बाइगेमी से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अभ्यर्थी और निर्वाचन अधिकार शब्दों को आईपीसी की किस धारा में बताया गया? यह 141A के अंतर्गत बताया गया। अगला क्वेश्चन है, माँ के गर्भ में स्थित शिशु को मृत्युकारित करना मानववध नहीं है, यह दिया गया है धारा 299 का स्पष्टीकरण 3 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है राजद्रोह में? तो इसमें राजद्रोह में परिणाम अनावश्यक होता है, परिणाम की आवश्यकता नहीं होती। अगला क्वेश्चन है, बलों आदि पर इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को संशोधित करने की संसद की शक्ति भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का आधार है? अनुच्छेद 33 का। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में अधिकतम अवधि के लिए वैध होगा, तो यह अधिकतम 6 माह के लिए वैध होगा। उसके बाद इसे संसद के सदस्यों के विशेष बहुमत मतलब संसद के पटल पर पारित करके 6 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रध्वज फहराना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) के दायरे में आने वाली अभिव्यक्ति का प्रतीक है, ऐसा किस मामले में कहा गया? तो यह भारत संघ बनाम नवीन जिंदल के मामले में कहा गया। अगला क्वेश्चन है, गोलखनाथ बनाम पंजाब राज्य का ऐतिहासिक निर्णय किस वर्ष दिया गया? जैसा कि इसका जो आंसर आयोग की तरफ से माना गया वह 1965 माना गया, लेकिन जो गोलखनाथ का साइटेशन है वह 1967 ही है, तो इसे इस ऑप्शन को माना गया, लेकिन सही है 1967। अगला क्वेश्चन, हालांकि इस देश के लोग कई मामलों में भिन्न थे, फिर भी वे अपने आप को एक साझा विरासत के भागीदार मानते हुए गर्व महसूस करते थे
और वह विरासत सशक्त रूप से संस्कृत की विरासत है, यह किस केस में कहा गया? तो यह ऑप्शन ए संतोष बनाम मिनिस्ट्री ऑफ HRD। अगला क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में उद्घोषित अपराधी को घोषित किया जाता है? तो धारा 82 खंड 4। अगला क्वेश्चन है, मैच कराना है, तो संदिग्ध व्यक्तियों के सदाचार के लिए प्रतिभूत 109 में CRPC, अभ्यासिक अपराधी 110, राजद्रोहात्मक बातों को फैलाने वाला 108, दोषसिद्धि पर परिशांति 106। तो इसका ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 39 है, धारा 126 दंड प्रक्रिया संहिता किसको प्रावधानित करती है? तो यह फोरम साक्ष्य एवं खर्चा को प्रावधानित करती है। अगला क्वेश्चन है, न्यूसेंस हटाने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत सशर्त आदेश इनमें से किसके द्वारा पारित किया जा सकता है? तो यह जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट, कोई अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट, सभी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, धारा 1 खंड 2 के अनुसार CRPC का कौन सा अध्याय नागालैंड में लागू होगा? तो नागालैंड में अध्याय 8, 10, 11 ही लागू होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सही से मिलान किया हुआ है? करें जांच और विचारण का मामूली स्थान 179 सही है। अपराध का विचारण वहां होगा जहां कार्य किया गया 178 सही है। करें गलत है। यहाँ पे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सही से मिलान किया हुआ है, जैसा कि जांच और विचारण का मामूली स्थान 177 में है और अपराध वहाँ विचारणीय होगा जहाँ कार्य किया गया, जहाँ परिणाम निकला 179 में है। मैंने ध्यान नहीं दिया। अगला क्वेश्चन, अगला जो ऑप्शन है यात्रा या जल यात्रा 183 में है, पत्रों आदि के माध्यम से 182 में है। तो ऑप्शन नंबर सी सही मिलान है। अगला क्वेश्चन है, एक फोटोग्राफ को फोटोग्राफर के परीक्षण तथा नेगेटिव के साबित होने के द्वारा साबित किया जा सकता है, यह किस केस में निर्णित किया गया? स्टेट ऑफ गुजरात बनाम भारत संघ। अगला क्वेश्चन है, साक्ष्य अधिनियम की धारा 91 प्रावधानित करती है संविदा, अनुदान और संपत्ति के अन्य बयानों के निर्बंधन को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य नहीं है कि सह अपराधी विश्वसनीयता के अयोग्य है? सत्य नहीं है पूछा रहा है, यह सत्य है। सह अपराधी विश्वसनीयता के अयोग्य नहीं है, यह जो है सत्य नहीं है। सह अपराधी विश्वसनीयता के योग्य होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किन कारणों के कारण कोई भी व्यक्ति साक्ष्य देने में सक्षम नहीं हो पाता? तो अत्यधिक बुढ़ापा के कारण, कम आयु और अत्यधिक बुढ़ापा, मानसिक और शारीरिक बीमारी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वाद में कहा गया है कि संस्वीकृति ऐसी हो जिससे अपराध को पूर्ण रूप से स्वीकार किया गया हो या अपराध से संबंध रखने वाले लगभग सभी तथ्यों को स्वीकार कर लिया गया हो? तो कहा गया पाकला नारायण स्वामी।
पाकला नारायण स्वामी के केस में कहा गया कि संस्कृति ऐसी हो जिनमें पूर्ण रूप से सभी तथ्यों को स्वीकार कर लिया गया हो या ऐसे तथ्यों को स्वीकार किया गया हो जो अपराध के कार्य का सृजन करते हों। अगला क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के किस अध्याय में मौखिक साक्ष्य के बारे में प्रावधान है? तो अध्याय 4 में मौखिक साक्ष्य के बारे में प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है, न्यायालय फीस अधिनियम 1870 के अधीन संदेह फीस की संगणना की जाएगी। तो यह ऑप्शन ए धन के वादों में दावाकृत रकम के अनुसार होगी। क्वेश्चन नंबर 50 है, अंतःकालीन लाभों के या अस्थावर संपत्ति और अंतःकालीन लाभ के या लेखों के लिए वादों में यदि डिक्रीत लाभ या रकम दावाकृत लाभ से या उस रकम से जिस पर वादी ने इक्षिप्त अनुतोष का मूल्यांकन किया है अधिक है तो डिक्री का निष्पादन किया जा सकेगा। न्यायालय के विवेक पर कि निष्पादन करे या न करे, निष्पादन न्यायालय मूल्यांकन का परीक्षण नहीं कर सकता। उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51 लॉन्ग क्वेश्चन है। प्रश्न यह है कि जहां अंतःकालीन लाभ की रकम का अभिनिश्चय डिक्री निष्पादन के दौरान के लिए छोड़ दिया जाता है, वहां यदि इस प्रकार अभिनिश्चित लाभ दावाकृत लाभों से अधिक है तो क्या होगा? डिक्री का निष्पादन रोक दिया जाएगा। डिक्री का निष्पादन तभी तक किया जाएगा जबकि वह अंतर संदात नहीं कर दिया जाए। अगला है, इसमें उपरोक्त तीनों ऑप्शन सही है, अर्थात डिक्री का निष्पादन रोक दिया जाएगा, यह भी सही है। दूसरा, डिक्री का निष्पादन तभी तक किया जाएगा जबकि वह अंतर संदत्त नहीं कर दिया जाए, जो वह वस्तुतः संदत्त फीस और उस फीस में जो अब निर्धारित संपूर्ण लाभ का समावेशवाद में होने पर संदेह होती है। तीसरा, यदि अतिरिक्त फीस उस समय के अंदर जो न्यायालय नियत करेगा संदत्त नहीं की जाती है तो वाद खारिज किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परिसीमा अधिनियम का कौन सा प्रावधान निर्दिष्ट करता है कि जहाँ की किसी लेनदार की संपदा का प्रशासन पत्र उसके ऋणी को अनुदत्त कर दिया गया हो, वहाँ ऐसे ऋण को वसूल करने के बाद की परिसीमा का चलते रहना तब तक निलंबित रहेगा। धारा 9 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, न्यायालय फीस अधिनियम 1870 से, इसमें मैच कराना है। इसमें पूछा है कौन सही सुमेलित है। तो पहला जो है अनुसूची 1 नियत फीसें, यह सुमेलित नहीं है। अनुसूची 2 मूल्यानुसार फीसें, यह भी सुमेलित नहीं है। अनुसूची 3 मूल्यांकन का प्रारूप, यह सही सुमेलित है। अगला क्वेश्चन है, जहाँ किसी बिल के प्रोबेट के लिए या प्रशासन पत्र के लिए आवेदन करते समय किसी व्यक्ति ने मृतक की संपत्ति का प्राक्कलन अधिक मूल्य किया है और बहुत अधिक फीस संदत्त की है, वहाँ संपत्ति के सही मूल्य के अभिनिश्चय के भीतर मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी के समक्ष वह प्रोबेट या प्रशासन पत्र पेश करेगा। तो 6 माह के अंदर।
अगला क्वेश्चन है जब एक बार म्याद की गणना शुरू हो जाती है तो वह बराबर चलती ही रहेगी। इस नियम का अपवाद क्या है? तो इसका अपवाद है अपील या पुनर्विलोकन के लिए डिक्री या आदेश की प्रतिलिपि प्राप्त करने में लगा समय। दूसरा है ऋणी के प्रशासन पत्र। तीसरा है अकिंचन के वाद में समय। चौथा है सद्भावनापूर्वक क्षेत्राधिकार विहीन न्यायालय में कोई दूसरी सिविल कार्यवाही कर रहा हो तो। अगला है जब वाद दायर किए जाने को रोकने के लिए कोई व्यादेश प्राप्त कर लिया हो तो सभी अपवाद हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय का महत्वपूर्ण वाद लैंड एग्जीक्यूशन ऑफिसर अनंतनाग बनाम कातिजी संबंधित है। तो यह परिसीमा अधिनियम की धारा 5 से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय का महत्वपूर्ण वाद एन बालकृष्णन बनाम एम कृष्णमूर्ति किससे संबंधित है? तो यह देरी का समय कोई फर्क नहीं पड़ता। स्पष्टीकरण को स्वीकार्यता ही एकमात्र मानदंड है। देरी की माफ़ी अदालत के विवेक का मामला है। परिसीमा के कानून के दायरे को चौड़ा करने से उपरोक्त सभी से। अगला क्वेश्चन है किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि केवल भारतीय मर्यादा अधिनियम 1963 ही संपूर्ण देश के लिए मर्यादा संबंधी सामान्य विधि है। मर्यादा की अवधि निर्धारित करने वाले सभी कानून या तो विशेष विधियां या फिर स्थानीय यदि वे विशिष्ट मामलों के लिए समयावधि निर्धारित करती हैं तो उन्हें विशेष विधियां कहा जाएगा। यह किस वाद में कहा गया? यह जस्टिनियानो बनाम एंटोनियो के वाद में कहा गया। अगला क्वेश्चन है सरकारी संपत्ति के विरुद्ध चिरभोग का सुखाधिकार अर्जित करने की जो विहित समय है वह 30 वर्ष का है। अगला क्वेश्चन है अज्ञप्ति या आदेश की तारीख से उच्चतम न्यायालय के पुनर्विलोकन के लिए 30 दिन के भीतर आवेदन किया जाएगा उच्चतम न्यायालय में। अगला क्वेश्चन है ए पर बी का 1 लाख रुपए बकाया है। बी इस राशि को एक से वसूल करने का हकदार है। इसे व्यक्तिगत अधिकार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ए ने 50,000 में एक घर खरीदा है। निम्नांकित में से कौन सा अधिकार खरीद के बाद ए को उपलब्ध है? उसे पूरी दुनिया के खिलाफ घर पर एक शांत कब्जा रखने और उसमें आनंद लेने का अधिकार है। अगला क्वेश्चन है ए और बी एक दूसरे से शादी करने के लिए एक अनुबंध में प्रवेश करते हैं। विवाह के लिए नियत समय से पहले ए पागल हो जाता है तो अनुबंध क्या होगा? अनुबंध शून्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जहां कानून द्वारा लिखित और पंजीकृत होने के लिए एक विशेष प्रकार के अनुबंध की आवश्यकता होती है उसे लिखित, पंजीकृत और सत्यापन के रूप में आवश्यक औपचारिकताओं का पालन करना होगा। अन्यथा ऐसा अनुबंध क्या होगा? तो ऑप्शन डी अप्रवर्तनीय अनुबंध होगा। अगला क्वेश्चन है
एक अनुबंध जिसमें एक अनुबंध की शर्तों के तहत एक या दोनों पक्षों को भविष्य में अपने दायित्वों को पूरा करना है के रूप में जाना जाता है। कार्यकारिणी अनुबंध है। अगला क्वेश्चन है, संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करते हुए सभी सरकारी अनुबंधों को राष्ट्रपति के द्वारा निम्नांकित के तहत किया जाना व्यक्त किया जाएगा। आर्टिकल 299। अगला क्वेश्चन है, यदि समझौते में कानूनी और अवैध हिस्से शामिल हैं और कानूनी हिस्सा अवैध हिस्से से अलग किया जा सकता है तो कानूनी हिस्सा है वैध। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस मामले में जे केविच ने कहा कि आप किसी व्यक्ति और उसके उत्तराधिकारियों के लिए एक संपत्ति को तब तक सीमित नहीं रख सकते जब तक कि वह किसी अजनबी को ज़मीन नहीं दे देता, क्योंकि यह शुल्क में एक संपत्ति का सार है जो वह मुक्त प्रदान करता है। अलगाव की शक्ति और यह लंबे समय से तय किया गया है कि व्यक्तित्व के उपहारों पर भी यही सिद्धांत लागू होता है। यह कहा गया मेटकाफ बनाम मेटकाफ के वाद में। अगला क्वेश्चन है, शेर मोहम्मद शेर खान बनाम सेठ स्वामी दयाल में प्रिवी काउंसिल ने तय किया है कि संपत्ति, ऑप्शन ए है संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 की धारा 98 संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 60 के अधीन है। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 37 संपत्ति द्वारा विभाजन को संदर्भित करती है। इस प्रकाश में संपत्ति के हस्तांतरण अधिनियम 1882 से पहले जब संस्करण के शेयरों की बिक्री से एक हस्तांतरण जो अलग कर दिया गया था, तब से किराएदार संयुक्त रूप से सभी शेयरों को किराए का भुगतान करने के लिए बाध्य है। ऑप्शन ए, जब तक सभी पक्षकारों के द्वारा एक विभाजन पर सहमति नहीं दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 की धारा 5 नीलामी बिक्री में बेची गई संपत्ति पर लागू नहीं होती। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के तहत निम्नांकित में से किसे मामलों में शाश्वतता के खिलाफ नियम लागू नहीं होता। तो यह ऑप्शन नंबर डी, यदि कार्मिक पुस्तकों के लिए पुस्तकालय बनाने के लिए संपत्ति हस्तांतरित की है। अगला क्वेश्चन है, बी कुछ संपत्ति को सी को इस शर्त के साथ हस्तांतरित करता है कि यदि ए बी के जीवन काल के दौरान शादी करता है तो संपत्ति ए को जाएगी। ए बी के जीवन काल के दौरान शादी करता है, यहाँ स्थानांतरण और शर्त मान्य है और संपत्ति ए को हस्तांतरित हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 के प्रावधानों के अनुसार सूखाचार, ऑप्शन सी, प्रमुख विरासत से अलग हस्तांतरण नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 में कृषि के अंतर्गत आता है। तो कृषि के अंतर्गत उद्यान कृषि,
वाणिज्यिक वृक्षारोपण, फलोद्यान लगाना तथा उनका संरक्षण करना, चारे, चराई या छप्पर छाने की घास के लिए भूमि का आरक्षित किया जाना उपरोक्त सभी कृषि के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस धारा में छत्तीसगढ़ अधिनियम क्रमांक 6 सन 2022 द्वारा दिनांक 4/5/22 को प्रतिस्थापित किया गया? धारा प 2 का खंड प। अगला क्वेश्चन है, राजस्व मामलों में या राजस्व मंडल के सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हता धारा 5(2) में दी गई है। अगला क्वेश्चन है, समस्त राजस्व अधिकारी छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत अधीनस्थ होंगे राज्य सरकार के। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 के धारा 22 संबंधित है उपखंड अधिकारी से। अगला क्वेश्चन है, भू राजस्व संहिता में किसी अभिव्यक्त उपबंध के न होने की दशा में सिविल प्रक्रिया संहिता में अभिव्यक्त की गई प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा? धारा 43। अगला क्वेश्चन है, अपीलों की परिसीमा के अंतर्गत भू राजस्व संहिता के अधीन कोई अपील नहीं होगी। ऐसी तारीख से 60 दिन का अवसान हो जाने के पश्चात, ऐसी तारीख से 90 दिन का अवसान हो जाने के पश्चात राजस्व मंडल को उपरोक्त दोनों अवस्थाओं में कोई अपील नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है, जिला सर्वेक्षण अधिकारी के द्वारा की गई भू राजस्व की अवधि सामान्यतः होगी, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 के अंतर्गत व्यादेश अनुदत्त नहीं किया जा सकता। किसी व्यक्ति को किसी विधायी निकाय के समक्ष आवेदन करने से अवरुद्ध करने को, किसी व्यक्ति को किसी आपराधिक मामलों में कोई कार्यवाही संस्थित या अभियोजित करने से अवरुद्ध करने को उपरोक्त दोनों अवस्थाओं में व्यादेश को अनुदत्त करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। अगला क्वेश्चन है, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 36 संबंधित है, यह निवारक अनुतोष कैसे अनुदत्त किया जाएगा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत उल्लिखित है कि लिखतों के रद्दकरण का आदेश दिया जाएगा? धारा 31। अगला क्वेश्चन है, संविदाओं का विखंडन कब न्यायनिर्णीत या नामंजूर किया जा सकेगा? यह जब संविदा वादी द्वारा शून्यकरणी या परवेशेय हो, या विधि विरुद्ध हो, या प्रतिवादी का दोष वादी से अधिक हो। उपरोक्त सभी दशाओं में संविदाओं का न्यायिक निर्णय या नामंजूर किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की अध्याय 3 संबंधित है, तो अध्याय 3 लिखतों के परिशुद्धि से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के अंतर्गत अवसंरचना परियोजना से संबंधित संविदा के लिए विशेष उपबंध संबंधित है। धारा 20A में। अगला क्वेश्चन है, कौन विनिर्दिष्ट पालन अभिप्राप्त कर सकेगा? तो उनमें से किसी भी पक्षकार द्वारा, उनमें से किसी भी पक्षकार के हित प्रतिनिधि या मालिक द्वारा, सकब्जा उत्तरभोगी द्वारा, सभी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हक न रखने वाले या अपूर्ण हक रखने वाले व्यक्ति के विरुद्ध
क्रेता या पट्टेदार के अधिकार संबंधित हैं धारा 13 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, राज्य शासन अधिसूचना द्वारा संविधान के अनुसार एक अधिकरण गठित करेगा जो छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिकरण कहलाएगा। धारा 323B। अगला क्वेश्चन है, भाड़ा नियंत्रण अधीनस्थ होगा तो भाड़ा नियंत्रण अधिकरण के। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत भाड़ा नियंत्रक की शक्तियां एवं कृत्य संबंधित हैं तो धारा 9 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रक अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक किराएदार को अधिकार प्राप्त होगा अनुसूची 1 के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, किस धारा पर किराएदार को बेदखल करवाने हेतु भाड़ा नियंत्रक से प्रार्थना करने का अधिकार होगा? तो यदि किराएदार सामाजिक उपताप बन जाता है या यदि किराएदार भाड़ा या अन्य देयकों का भुगतान करने में आदतन व्यतिक्रमी हो जाता है, उपरोक्त दोनों दशाओं में। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम की अनुसूची 3 संबंधित है तो यह भवन स्वामी की बाध्यता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत कुल अनुसूचियां तो कुल उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम की धारा 2 संबंधित है तो भूस्वामी से। इस तरह से छत्तीसगढ़ सिविल जज 2022 का प्रीवियस पेपर के टोटल 100 प्रश्नों को आपको इस वीडियो में सॉल्व कराया गया। इन सारे प्रश्नों को आप बार बार देखें क्योंकि आगामी एग्ज़ाम में 10 से 15 या 15 से 20 क्वेश्चन यहाँ से रिपीट हो सकते हैं, क्योंकि जो लोकल के क्वेश्चन बनते हैं वे सभी क्वेश्चन अक्सर रिपीटेड बनते हैं। इसलिए आप प्रीवियस ईयर के पेपर को हल्के में ना लें, उसे अच्छे से तैयार करके रखें। इस तरह से अगर आप हमारे वीडियो पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के मेंबर में जुड़ जाएं, हमारे चैनल के सदस्य हो जाएं, जिससे कि हमारे चैनल का प्रत्येक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और आपका अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी प्रश्न है, कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अब आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक पर चर्चा करते हुए। तब तक के लिए धन्यवाद।